नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संभाषण शुरू करेंगे, तो एक मिनट मैं अपना ये वीडियो ऑन कर देता हूं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक मिनट रुक जाइए बस, मैं ना अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे आ नहीं रहा। एक मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तब तक हम लोग संभाषण शुरू कर देते हैं, फिर मैं बाद में अपना वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हम लोग संभाषण शुरू कर देते हैं। हाँ, डॉक्टर चंपा जी कुछ बताइए मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कुछ पेशेंट देखे आपने? सर इतने स्पेशल तो अभी नहीं देखे, क्योंकि सर गर्मी है ना, पेशेंट बहुत कम है ही नहीं पेशेंट। अच्छा, मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ना आप लोगों को कुछ चीज बताता हूँ। मेरे पास जी कुष्ठ के बहुत सारे रोगी आते हैं, तो उनमें मैंने देखा कि उनका त्वचा का वर्ण काले रंग का जैसे होता है, कृष्णाभ जैसे हो जाता है। त्वचा में कोठ जैसा आता है। फिर स्वेदाधिक्यता आती है, कभी कभी स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर सर्वांग कंडू होता है, चिमचिमायन होता है, जैसे चिटिया काट रही है उस तरह से होता है। कहीं कहीं सुप्तता होती है। कभी कभी सर्वांग दाह होता है, ज्वरानुभूति होती है। फिर कभी कभी ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाता है। त्वक व्यवहारणता हो जाती है, बेचैनी होती है, शिथिल्यता होता है बहुत ज्यादा। तो फिर ना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि इसमें वात के क्या सिम्टम है, पित्त के क्या सिम्टम है, कफ के क्या सिम्टम है। कंडू ज्यादा है तो कफ का सिम्टम रहता है, अगर दाह वगैरह है तो पित्त का, और अगर रुक्षता है और शूल हो रहा है तो वहां पे वात का। ठीक है, तो हम लोग चिकित्सा में सबसे पहले आम पाचन करने का करते हैं। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। और ग्रहणी को ठीक करना है तो दीपन पाचन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग आम पाचक वटी देते हैं।
फिर अनुलोमन करने के लिए स्वादिष्ट विरेचन या फिर मृदु विरेचन का कुछ द्रव्य देते हैं, अविपत्ति का चूर्ण देते हैं या षटधरण चूर्ण देते हैं। और उसके बाद में हम लोग ना पेशेंट को पत्ते पत्ते में लघु ताजा अन्न बोलते हैं, फिर तिक्त रस युक्त शाक बोलते हैं, फिर उसके बाद में पुराण घृत का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। ऐसा हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद में अपथ्य जो है, पेशेंट को ना परहेज बोलते देते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि परहेज बोल दिया ना तब भी पेशेंट पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अपथ्य में गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गुरु पदार्थ एकदम पूरी तरह से वर्ज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में अम्ल रस, जैसे कि टोमेटो सॉस हो गया या फिर चिली सॉस हो गया, ये सॉसेस पूरी तरह से बंद कर देते हैं, दही बंद कर देते हैं, मछली खाना बंद करते हैं, गुड़ बंद करते हैं, तिल का सेवन बंद कर देते हैं। अगर पित्त प्रधान दोष है तो रक्त मोक्षण कराते हैं, विरेचन कराते हैं। उसके बाद में पूर्व कर्म के लिए हम लोग महातिक्त घृत दे के स्नेहन कराते हैं। फिर हम लोग जैसे कंडीशन देते हैं तो वमन कराते हैं या विरेचन कराते हैं। विरेचन कराना है तो निशोत्तर और त्रिफला से विरेचन कराते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग वाम बाहु से, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से वाम बाहु या दक्षिण बाहु से 200 ml तक रक्त मोक्षण करते हैं सिरावेद करके। तो इससे क्या होता है कि रोगी का त्वक दाह, कंडू ये कम हो जाता है, लघुता आ जाती है, शिथिलता कम हो जाता है। और फिर महातिक्त का स्नेह पान करा के फिर मदन फल से हम लोग क्वाथ से वमन करा देते हैं। और बस्ती का भी प्रयोग करते संसर्जन क्रम करके। तो उसमें हम लोग योग बस्ती या काल बस्ती, कर्म बस्ती देते हैं। तो बस्ती के लिए नीम का पत्ता, दारू हरिद्रा, उशेर, मदन फल, मुस्ता, इससे सिद्ध तेल का काढ़ा का, सिद्ध तेल या काढ़ा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में पंचकर्म होने के बाद गुड़ूची का रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं। महातिक्तघृत 10 ml सुबह शाम देते हैं। और क्या क्या दवाई देते हैं तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी देते हैं सुबह शाम 2-2 गोली, गंधक रसायन 4-4 गोली सुबह शाम, महामंजिष्टाधिक्वात 10-10 ml सुबह शाम, सारी वाद्यासव 10-10 ml सुबह शाम, खदीरा रिश 10-10 ml सुबह शाम, विडंगा रिश 10-10 ml सुबह शाम, या तो एकत्र करते हैं या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बदल देते हैं। उसी तरह से पित्त शमन और बल वृद्धि के लिए दाढ़ीमा वलेक को प्रयोग करते हैं। पानी के साथ शरबत जैसा बना के ऐसे लेने के बोलते हैं। अनुलोमन के लिए आर्यवत कपिलावटी बोलते हैं। शब्दघृत का भी स्थानिक उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है कुष्ठ रोगियों में। अब आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का क्या अनुभव है। जो भी अनुभव है आप लोग जो बताएंगे वो बहुत अच्छा फायदा करता है, मतलब सभी लोगों को सीखने को मिलता है। हेलो सर यदि ज्यादा जी बोलिए बोलिए। सर कंडू हो तो ज्यादा उसमें जैसे बार बार कंडू है कंडू तो आ रहा है। कफ का है तो उसमें वमन करा दिया जाता है। ठीक है सर। लोकल एप्लीकेशन के लिए सर। लोकल एप्लीकेशन के लिए महामरीचादि तेल, फिर कुष्ठग्न गण का तेल, कंडुग्न गण का तेल। जी। हाँ, यहाँ पे तो सब द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो भी है ना, कंडुग्न गण, कुष्ठग्न गण, इसके सिद्ध तेल यहाँ पे मिलते हैं आराम से, इजीली अवेलेबल है महाराष्ट्र में। सर हाँ मैं भी मंगवाऊंगी अभी आपसे। हाँ, और मेरे पास कंडुग्न गण की गोली भी है, वर्णगण की भी गोली है और कुष्ठग्न गण की भी गोली है जी। और शुक्र शोधनीय गण, शुक्र जनन गण, जितना जो भी अपने गण है ना चरक के, वो अगर आपको नहीं मिल रहे मेरे से ले लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बोल रहे थे अभी, कौन? सरदार जी आप बोल रहे थे कि भट्ट साहब बोल रहे थे? कोई तो बोल रहा था बीच में। नहीं सर, मैं बिना इजाजत के नहीं बोलता हूँ। किसी का तो आवाज आया था, कोई बताना चाहता था बीच में। ठीक है, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो सरदार जी आप बताइए सर। हाँ जी, सभी वैद्यजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत्कार। वो ना जो शुक्रवार को जो पेशेंट थे वो आज मैं लेके आया हूँ सर, उनका केस टेकिंग करना है। ठीक है, आप लाइए। हाँ जी हाँ जी, है मेरे पास ही है सर। कितने प्यारे हैं सर, आप लाइए। हाँ जी, आकर वीडियो ऑन करिए। हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, कृपा ऊपर वाले जरा की। ऊंचा बोलिएगा। हाँ, इनका केस टेकिंग हुआ था क्या शुक्रवार को? हाँ जी, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं केस टेकिंग कह रहे हैं, काउंट कर। केस टेकिंग डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप करेंगी प्लीज सर का? हाँ जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। पंजाबी हाँ जी सर, मैं करूँ।
ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਏਜ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ, ਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ? ਏਜ ਦੱਸੋ। 38 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਵੇ ਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸੋ। क्या है ना, सेम लैंग्वेज में थोड़ा पेशेंट से बात किया ना तो कनेक्ट होकर अच्छे से पेशेंट बताते हैं। इसलिए पंजाबी लोगों को पंजाबी में होना चाहिए, मराठी लोगों को मराठी में केस टेकिंग करना चाहिए, तो थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं। बाद में सरोज नवजोत मैम बताएंगे हमें क्या बात हो रहा है। हाँ जी नवजोत सर, मैम, जरूर। केस क्या है, आप मुझे बताइए हमें। सर ये इनफर्टिलिटी का केस बता रहे हैं। जी 8-9 साल हो गए हैं मैरिज को। जी तो ये बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी कहते, मैं इनका लिखा हुआ है शायद, कुछ इन्होंने कहते बताता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी हाँ जी, दसो जी। ਇਹ ਨਾ 38 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਫੁੱਟ, weight ਹੈਗਾ 94 ਕਿਲੋ। हाँ जी ਪੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਦੀ ठीक। ਇਹ 9:30 ਵਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪੇਟ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 35 ਸਾਲ, ਹਾਈਟ ਹੈਗਾ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, weight ਹੈਗਾ 61 ਕਿਲੋ। ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ 8:30 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। 10 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ 1:30 ਵਜੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਹਾਂਜੀ। ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨੇ। ਬੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂਸੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ, ਉਹ 1.5 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। अच्छा जी। 2018 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कितनी देर पहलों? 2018 ਚ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। मतलब उदों प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया सी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मतलब 22 चल रहा हुण। हाँ जी, किन्ने दिन ऊपर होए सी, पुछ के दस सकदे हो? 15 या दिन, वो 15 आप दिन। हैगी? हाँ जी ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। 15 ਦਿਨ ਟੱਪੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी हाँ जी। ਹਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। हेलो हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, तुहाडा की नाम है? मेरा हरप्रीत कौर। हाँ जी हरप्रीत जी, ते शुरू तो तुहानू पीरियड्स रेगुलर आंदे सी? हाँ जी, मैं रेगुलर ही ने। मतलब 26 डेज ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 1.5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ? नहीं नहीं, मैरिज तो पहला मतलब 2 या 2.5 दिन रहते सी। मैरिज तो बाद घटी है, वो भी मतलब 1.5 साल हो गया। पहला भी रेगुलर सी, 2 दिन रहते सी। ते मतलब 1.5 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ? हाँ जी, केस खराब हो तो बाद घट गए होर। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2018 ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ हाँ ਹੋਇਆ जी ਸੀ? ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? नहीं नहीं, वो भी रेगुलर ही चल रहे उस बाद भी, जिस कुछ नहीं होया। ਨਹੀਂ, मतलब 3 ਉਦੋਂ दिन ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ, भी। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ 2018 ਚ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ਟਾਈਮ जी, ਹੋਇਆ ਸੀ? हाँ नहीं, 15-20 दिन होए सी। 15 दिन। ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? नहीं नहीं, अपने आप ही तो निकल गया, ब्लीडिंग नहीं सी, अपना एग निकल गया सी अपने आप ही। मतलब पता नहीं, लग गया सी, मतलब मैंने पता लग गया सी अल्ट्रासाउंड निकल वगैरह गया। कराया सी तुसी? हाँ जी।
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਚ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ, ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, हेलो, ठीक है। आपने अपना कुछ टेस्ट कराया है क्या? हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, आप क्या पूछ रहे हैं, रिपीट कीजिए। अरविंद सर, इन्होंने जो टेस्ट कराया है वो थोड़ा रिपोर्ट्स चाहिए था, उसमें क्या लिखा है? रिपोर्ट सर मैं पहले व्हाट्सएप की थी, अब दोबारा फिर कर दूंगा। एक बार पढ़ दीजिए रिपोर्ट्स। तेरे को है नहीं राजी? ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਦਿਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਨ ਵਾਲੇ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭੇਜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, ओके ओके ओके। इन द मीन टाइम में 10 दिन सर मैं बताऊं आपको। हाँ, अभी तक जो बात हुई है जी बताइए। हाँ जी सर, अभी तक इन्होंने ये बताया कि इनका जो फीमेल है उनकी 35 ईयर एज है और 61 kg वेट है। हाँ। तो इनका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज का है, और अब जो ब्लीडिंग है इनकी 1.5 डे होती है, बट वो बता रही है कि पहले 2 से 2.5 दिन होती थी। अब 2018 में मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, तो उसके बाद से कम होती है, उसने ये बताया है इन्होंने। तो बाकी ये जो रिपोर्ट्स का है ये अभी बताएंगे। तो थोड़ा फीमेल रिपोर्ट्स बताइए प्लीज। हाँ, मैं अभी 1 मिनट बंद करके सर मैं WhatsApp कर देता हूँ ग्रुप में, जून वाले में फिर दोबारा जुड़ जाऊंगा। ठीक है सर? ठीक है। और एक बता रहे हैं उनका बीपी लो रहता है, जो हरप्रीत कौर जी हैं उनका, और थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, बता रहे हैं। थायराइड की प्रॉब्लम भी है इनको। जी हाँ, केस डिस्कस हो गया। आही है ना, आही है ना, हुणे नहीं तो हुण तू भेजिया नहीं मेरे। ठीक है जी, अगर अच्छे से समझता है तभी समझ वो ताजियां वालियां भेज दी ऑनलाइन ही आ। तब तक इनको आने दीजिए। तब तक नवजोत कौर मैम आप क्या बता रही थी, और बताइए आपको क्या समझ आया? सर अभी तक हाँ ऐसे कोई सर ज्यादा समझ तो नहीं आया अभी मुझे कुछ। एक यही है कि एक मिस्ड अबॉर्शन हुआ 2018 में, बट उसके भी बाद कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुए, या हुए होंगे तो अब पूछते हैं, अब बता देंगे। हाँ, अभी वो आएंगे, ज्वाइन होंगे, तब तक हम और लोगों से बात करें। डॉक्टर कंचन मैम बोलिए मैम। हाँ जी सर, यही है कि वो 30 दैट मीन्स 4 ईयर बैक तब 31 ईयर की एज होगी जी। सर। एक ये भी कॉज हो सकता है, जो अब एल्डरली प्राइमी हो गए, ये मतलब इनकी एज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। जी कंचन मैम, आपने नस से किस चीज का दिया? इंस्टाग्राम में फोटो मैंने देखा। कंचन मैम। जी सर, प्रणाम सर। आपने इंस्टाग्राम में एक बहुत अच्छा तेल डाल दिया, ऐसा दिखाया। हाँ सर, वो आज के पेशेंट है एक्चुअली,
वो वातज प्रतिशय आता मुझे बाज मार मैंने मैनू बाज मैंने मार डायग्नोज। फिर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो सर मैंने उनको अनु तेल का नस्सा दिया था सर। वहाँ पे मेरे पास 2 ही तेल अवेलेबल होते हैं, अनु तेल और षडबिंदु तेल। तो जी। मैंने अनु तेल का नस्सा दिया सर। तो वो मुझे बोल रहे थे एक्चुअली कि मैंने लास्ट टाइम डाला था बोले, पर वो मेरे पूरे गले में आ रहा था। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं डाल के देती हूँ, तो इसलिए मैंने वो डाला था। तो वो वीडियो क्लिक किया तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया फिर। बहुत ही अच्छा, सब लोगों ने देख लिया। हाँ सर, बहुत लोगों ने देखा सर। अच्छा किया आपने, अच्छा डाल रही थी। हाँ 20 ड्रॉप्स डाले सर मैंने, 10 ड्रॉप्स। मैंने उनको बोला कि 15 डेज के बाद आके फिर से बताए। एक्चुअली वो अनु तेल काफी माइल्ड है, मतलब कोई इरिटेशन नहीं करता है। और इवन षडबिंदु तेल भी अच्छा है पतंजलि का। तो 10 ड्रॉप्स तो आराम से डाल सकते हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं ट्राई किया। पर आपको सुन के मैंने 10 ड्रॉप्स डालना स्टार्ट किया, नहीं तो पहले 2 बूंद से ऊपर नहीं जाते थे सर, हम बिल्कुल भी नहीं जाते थे। आपके भाई साहब का आंखें कैसी हैं अभी? सर वो मलेशिया में है अभी। अभी मेरी तो बात आंखें- भी नहीं हुई। अभी कल उन्होंने कॉल किया था, पर वो वहां से लगता ही नहीं है, मतलब आवाज ही नहीं आती। लगाते हैं वो कॉल, पर आवाज नहीं आती है प्रॉपर, मतलब कनेक्शन नहीं मिलता है मुझे। अच्छा, बात लेकिन नहीं हुई मेरी। ठीक ही होंगे ऐसा लगता है। हाँ, अभी वो पूरा 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी जाने में मुझे लगता है 1 महीना तो हो गया। फिर वापस आएंगे 1 महीने के बाद। तो फिर बोलती हूँ सर, जी। क्योंकि वो गड़बड़ में थे जाने के, और कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये लोग सुनते कहाँ है हाँ, कि वो आके छोड़ देंगे बाजू में। बाकी उनका ऐसा लगता है कि नहीं, करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो जितने मेडिसिन थे वो उतने साथ में लेके गए थे। फिर बाद में तो कुछ मुझे बोला नहीं, क्योंकि सब खाने पीने के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं सर। वो मैसेज डाले कि मतलब जैसे मैगी बना के खाना, कभी सुबह का लंच मिल जाता है, डिनर शायद नहीं मिलता है, तो उन लोगों को ऐसे ही पैकेट फूड वगैरह कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। अभी आने के बाद पूछती हूँ सर, मैं बताती हूँ वो। ठीक है। जी सर। हाँ, सरदार जी आप आ गए? आपने इंस्टाग्राम देखा, मतलब मेरा बहुत मैं आपने देखा इंस्टाग्राम बहुत मुझे। दिन के बाद देखा, तो आपका ही सबसे पहले दिखा मुझे। जी मैं थैंक यू सर, इंस्टाग्राम थैंक पे यू। मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे अचानक ऐसे गया तो आपका नस से फिर मैंने ध्यान से देखा तो आप ही थी। एक्चुअली सर ना इंस्टाग्राम बहुत लोग फॉलो करते हैं ना, तो अपने यहाँ पे भी एक मतलब मोहित करके डॉक्टर ऐड हुए हैं, तो वो इंस्टाग्राम से ही मुझे उन्होंने फॉलो किया था। तो मैंने अपने आयुष डॉक्टर का नाम, बहुत सारे आते हैं सर, मतलब मैसेजेस भी आते हैं ना। तो मैं जिनको मर्म वगैरह सीखना है तो मुग्धा मैम का मोबाइल नंबर दे देती हूँ उनको फिर, और संभाषा में आने के लिए बोलती हूँ। जितने भी मुझे अप्रोच करते हैं उनको सबको बोलते हैं। थैंक मेरा यू तो सो मच। इंस्टाग्राम में एक भी पोस्ट नहीं है, मैं तो ऐसे ही मैं खोल दिया हूँ बस ऐसे ही। मैंने तो देखा भी नहीं, अभी देखूंगी मैं। थैंक यू मैं सर। ऐसे ही, मेरा एक भी पोस्ट नहीं है वहां पे, ऐसे ही। तो डालते जाइए फिर। नहीं नहीं, मैं ऐसे एडवर्टाइज नहीं करता हूँ मैं। अब उसमें ध्यान दूंगा तो फिर यहाँ लेक्चर्स नहीं हो पाएंगे। हाँ वो भी है। जी सर। ठीक है, सरदार जी आ गए सर? आगे जी आगे। हाँ जी। तो नवजोत मैम कृपया पढ़ दीजिए ना। हाँ जी सर, करिए उनको रिपोर्ट को ग्रुप में भेजिए ना शायद। वीडियो। सर ग्रुप में भेजा है? हाँ जी हाँ जी, आज झूठ सब भाषा में डाला। अच्छा जी। और आप ये करिए, वीडियो ऑन करिए सर, हाँ सरदार जी जी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं सर। आप कृपया रिपोर्ट्स पढ़िए। हाँ जी सर, 1 मिनट में देख रही हूँ। सर एक तो जनरल है इनकी, जैसे LFT वगैरह की रिपोर्ट है सर, वो तो नॉर्मल है हाँ, ऐसे। बाकी इन्होंने ऐसे नहीं, जैसे फॉलिकुलर स्टडी वगैरह नहीं कराया? CBC की नहीं सर, वो तो नहीं है सर, ऐसे नहीं फॉलिकुलर कोई। स्टडी चाहिए ना, FSH LH कितना है, TSH T3 T4 क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं तो सर, उसकी रिपोर्ट नहीं है। टॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो यहाँ तो बस वही CBC की है, थायराइड की है। ठीक है,
तो आप बताइए दीजिए क्या क्या करवाना है टेस्ट। हाँ जी राजिंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਗਾਇਨੀ ਦੇ हाँ ਨਾਲ जी, हाँ जी। ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ हाँ जी, हाँ ਵਾਲੀਆਂ जी। ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਹੁਣੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A to Z। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ? ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ आप करिए सर, तब तक हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ठीक है, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है सर, ये अभी लेके आते हैं, जब तक और किसी ने कुछ बताना है तो बता दो। प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट कैसे हैं? सब ठीक है। वो जो आप बोले थे आमबाद के पेशेंट है, उनका हालचाल कैसा है? सर मेरी आप बोल रहे थे ना कि एक पेशेंट को थोड़ा पेन कम नहीं हो रहा। वो तो कम हो गया, वो जहाँ उनको महाविश्वकर्म तेल का जो बस्ती दिया है ना अपन ने, हाँ अल्टरनेट, उससे हाँ। उनका पेन कम हो गया। महाविश्वकर्म तेल और क्या दिए? महानारायण। अच्छा, ऐसा अल्टरनेट दिए। हाँ, तो उससे उनका पेन कम हो गया। अभी कल ही तो आए थे और तेल लेके उसके हुआ। पहले आप क्या बस्ती दे रहे थे? उसके पहले क्षीरवाला का चल रहा था अपना, क्षीरवाला हाँ। और क्षीर बस्ती। आम बात का नहीं, समझी बात का पेशेंट था सर वो। हाँ हाँ, तो इससे फायदा हो गया। हाँ, इससे फायदा उनको। हाँ, चलिए, मेरे को एक आइडिया है, मतलब मैंने दिया है, मेरे पास है महाविश्वकर्म तेल। एक पेशेंट को मैं आज दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कल। मेरे जी भी सर जी। आइडिया आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ तो मुझे भी एक आइडिया आ गया आज आपकी वजह से। बहुत सारी बातें हैं ना, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है ना तो दिमाग में और क्लिक होता है कि अच्छा ये भी देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर गंगवार सर, आपके आमबाद के पेशेंट कैसे हैं? हाँ प्रणाम सर। कैसे हैं वो आपके पेशेंट जो आप बता रहे थे? हाँ ठीक है सर। पेशेंट जो जीर्ण आम बात था वो भी इम्प्रूव कर रहा है पेशेंट। बस्ती तो बंद कर दी मैंने सर, वो ओरल मेडिकेशन पे है। उसकी लड़की थी, उसकी एक्यूट अटैक पड़ा जो मैंने डिस्कस किया था, तो वो भी इम्प्रूव कर गई है। थोड़ा सी नाम मात्र की स्वेलिंग रह गई है, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है उसे। क्या क्या मेडिसिन चल रहा है? सर भाई चल रहा है सिंहनाथ गुगुल, आम बातारी रस, लसुनादी बटी और आम पाचक बटी, वो पंचकोल को आप जी। ये चल रहा है सर। हाँ सर मेरा एक पेशेंट था सर, मैंने उसे बमन के लिए तैयार किया था, ये स्वेत्र का है सर। जी। तो उसके लिप्स पे जो है, और तो सब उसने सही कर लिया स्टेरॉइड खा खा के, बल्कि सर वो IMD रेडियोलॉजी है जी। तो सर मैंने उसे क्या कहते हैं दीपन पाचन करके उसे वो दिया था महातिक्त घृत खाने को। जी। तो महातिक्त तो मैंने उन्हें समझाया था पूरा कि भाई 30 ml से मैंने सर स्टार्ट किया था। तो लक्षण तो उन्हें तीसरे चौथे दिन आ रहे थे, लेकिन वो आए नहीं मेरे पास। 5वें 6ठे दिन आए, तब तक सर वो क्या कहते हैं आहिस्ते वाली मात्रा में पहुंच गया। जी। मतलब उनका मल भी कठिन हो गया सर था। तो मैंने सर उसे रिफ्यूज कर दिया, मैंने कि अभी नहीं, थोड़ा देर बाद करेंगे, आप तब तक दवा खाइए। लेकिन सर उसके जो लिप्स पे क्या कहते हैं जो स्वेत्र था वो काफी कम हो गया एकदम, जी। केवल महातिक्त घृत खाने पर सर उससे ओवरडोज जो भी है सर। जी। और भी एक सैक्रम रीजन पे था वो भी कम हो गया, और एक नेक पे था वो भी कम हो गया। और वो लगातार 32 mg का स्टेरॉइड ले रहे थे। वो मैंने कहा था कि टेपर डोज में रिड्यूस करेंगे, लेकिन उन्होंने एक साथ अपने आप अपने मन से बंद कर दिया। और पहले बताते थे कि जैसे मैं क्या कहते हैं ये स्टेरॉइड बंद करता था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी जी। और ये स्वेत्र बढ़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। तो सर इस पेशेंट को मैंने सही किया है या और कुछ, मतलब उसका बमन करा देना चाहिए था सर मेरे को? मेरे हिसाब से तो अभी ठीक किया है, वमन करा दे तो शोधन हो जाएगा। नहीं शोधन तो हो जाएगा सर, लेकिन सर जब उसके स्निग्ध लक्षण आए थे, तो चाहे मैं स्निग्धता आई थी, मल भी थोड़ा स्निग्ध हुआ था, तो वो आए नहीं। उसके बाद आए सर मेरे पास, कह रहे सर में भी दर्द हो रहा है। तो सर मैंने तो कराया नहीं, फिर मैंने सोचा कि लक्षण पूरी तरह से है नहीं, तो फिर क्यों कराया जाए फिर। हाँ,
तो मैंने सर रिफ्यूज कर दिया फिर उसे, मैंने कहा 1 महीने बाद कराएंगे। तो मैंने सही किया है गलत किया सर? सही किए हैं आप, सही किए हैं, अवस्था के हिसाब से तो सही है। हाँ सर, तो मैंने कहा ये पच जाएगा, क्योंकि सर उसमें मैंने लसनादी बड़ी बार फिर से दे दी मैंने, ये क्या कहते हैं इसने जो भी गया है वो पच जाए कैसे करके। तो 1 महीने बाद वो खुद ही कह रहे थे 1 महीने बाद करा लेंगे फिर से दोबारा। तो हाँ सही है आपका। तो सर उसने जब डॉक्टर साहब ने एक साथ क्या कहते हैं स्टेरॉइड बंद कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? स्टेरॉइड टेपरिंग डोज में करिए, अगर सर बढ़ेगा। मैं तो टेपरेट डोज में कहा था, उन्होंने अपने मन से किया है एक साथ बंद। अब वो डॉक्टर को ज्यादा मालूम हुआ, अगर साइड इफेक्ट हुआ तो उनकी जिम्मेदारी। अब वो तो है ही सर, मैं तो बोल दिया था, मैंने कहा था मैं टेपर डोज में करूंगा भाई, और उन्होंने एक साथ बंद कर दिया। भाई डॉक्टर साहब मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया कोई भी, हाँ जो पहले आते थे आपकी घृतपान से। फिर ठीक है ना हाँ फिर ठीक है ना, आपकी दवाइयों से ठीक हो गया। सर कुछ नहीं होगा, नहीं आएंगे, आप तो अपनी दवाई कंटिन्यू रखें। हाँ सर दवा तो सर मैंने आप मेडिसिन दे दी पेशेंट है। कोऑपरेटिव है, पेशेंट रिस्क लेने पे तैयार है, तो आप क्यों डर रहे हैं? सर ऐसे मेरे भी बहुत सारे पेशेंट एकदम सडनली थायराइड की दवाई है या स्टेरॉइड बंद कर देते हैं। जी सर। चलते रहता सर, कुछ नहीं होता उनको पेन, जब तक कोई अपत्य आहार नहीं करेगा ना तब तक पेन नहीं होगा। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे ये घृतपान चल रहा है, जैसे वो कहते हैं मेरी काफी ओपीडी होती है, तो दोपहर में मैं कोई नींबू पानी या जूस वूस ले सकते हैं घृतपान के दौरान सर? क्या हाँ ले सकते हैं। ले सकते हैं सर? ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर 1 महीने बाद तो सही रहेगा उसको दोबारा से घृतपान करना? आप घृतपान करा सकते हैं, जैसे कंडीशन होगा वैसे। मैं अभी कैसे बताऊं क्या कंडीशन होगी 1 महीने बाद? आप कंडीशन तो देखिए। जी सर। पाठक सर। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वो 100 ग्राम घृत वाला फॉर्मुलेशन अपना बढ़िया काम कर गया। कितना 100 ग्राम किसको? अरे मैंने डिस्कशन हुआ था ना 4 दिन पहले कि एक लड़की है वो वस्ती ले नहीं पाती थी, उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। हाँ। और अल्कोहल लेना पड़ता था उनको। हाँ। तब जाके प्रवृत्ति होती थी। हाँ। तो मैंने उनको दी पाचन वातानुकूलन की दवाइयां भेजी सारी, और हाँ। ये सब पाचक और वर्धनी बट्टी कुमारी दाक्षा सब और लवण दवाइयां चलने के बाद भी उसको भोजन 2 दिन या 3 दिन में हो रहे थे। हाँ। जो हमारी बात हुई 3 दिन पहले, हाँ। तो मैंने उनको घृतपान, मैंने उनको पता को तो 100 ग्राम से ज्यादा ही देना है, कम नहीं देना है। हाँ। तो वो 3 दिन से 100 ग्राम घृत दे रही है रोज बच्ची को। हाँ। उसको टेंशन होने लगी। हाँ अच्छा बात है ना, 100 ग्राम से उसका उनका ये स्नेहन तो हो गया होगा। बिल्कुल स्नेहन हो गया 3 दिन में, और डेली 3 दिन से मोशन रोज जा रही है। हाँ बढ़िया अपना वस्ती ले नहीं पा रही थी, हालांकि मैंने उनको बोला है लेने के लिए। हाँ। लेकिन बन गया। मैंने कहा ये 100 ग्राम वाला बढ़िया लगा मुझे। हाँ, जैसे बढ़िया। नहीं पा रहे तो आप 100 ग्राम घी तो करा सकते हैं उसके लिए। जी बहुत अच्छा बताया आपने। सर ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। किसी को और कुछ बताना है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी हेलो सर। सर मैंने एक केस के बारे में डिस्कस करना है। हाँ करूं सर? करिए। सर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था, एक पेशेंट फीमेल है 48 ईयर की, उसे जनवरी में डिटेक्ट हुआ था, हेमरॉइड्स थे उसे, मतलब परेशानी उसे यही थी कि अर्श की वजह से उसने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट शुरू किया। तो फिर वो आगे टेस्ट करते करते उनका ये डायग्नोज, जब बायोप्सी की तो उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आया। तो फिर वो उन्होंने यहाँ डीएमसी लुधियाना में अपना सारा ट्रीटमेंट जो भी कीमो वगैरह उनका जो भी हुआ अभी 2-3 महीने में वो करवाया। अब ये है कि उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है अब ग्रोथ वगैरह अब कुछ नहीं है, सारा कुछ ठीक हो गया। उनकी जो रेडिएशन थेरेपी भी दी है शायद उन्होंने। तो अब वो चाहती है कि आगे से रिकरेंस ना हो,
या बेटर इम्यूनिटी के लिए उनको हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मतलब चाहती है कि वो कुछ कर सके। तो सर हाँ। ऐसे केस में हम कर सकते हैं कुछ या कैसे शुरू करना चाहिए? कोई भी ट्रीटमेंट दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना चाहिए। सर हाँ जी, वो तो ठीक है, पर ऐसा जो कैंसर वाला केस है कैंसर इसमें में हम व्याधि प्रतिनिक वो इरमुंगली घृत देते हैं, हीरक भस्म देते हैं। आप ऐसे उस सामान्य चिकित्सा बोलेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप पूरा डिटेल में केस बताइए। अच्छा ठीक है सर। वैसे उसका केस पेपर मैंने उसे भेजा था, उसने भर के जो भेजा उसमें सर काफी कुछ है, जैसे खान पीन में सब गड़बड़ ही गड़बड़ है उसकी, मतलब आप एक बार काफी अच्छे से बताइए गड़बड़ है तो क्या, कैसे हेतु में सर मतलब काफी जैसे चाय, फिर बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, सारा ऐसे सुबह जो खाना पीना, बाकी खाना भी बहुत जल्दी खा लेना। सर एक मेरे को खुद को ही पढ़ के बहुत वो हुआ, जहाँ हमारे केस शीट में लिखा हुआ है ना खाने में लगने वाला समय, फिर उसने आगे उसके आगे लिखा हुआ है 2 मिनट। मैंने सर दोबारा पढ़ा कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, पर उसने लिखा 2 मिनट, मतलब इतनी जल्दी खा लेती होगी खाना। तो सर एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, जैसे इस से क्या इंडिकेशन हमें मिलती है कि पेशेंट वात प्रकृति, मतलब मैं जो समझी कि पेशेंट की वात प्रकृति होगी तभी वो जल्दी जल्दी खा लेता है खाना। बात प्रकृति नहीं होगी, उनकी आदत होगी। तो अच्छा सर, नेचर भी फिर सर वही हो गया ना उसका, कोई ना कोई बात दोष। प्रकृति और भी तो प्रकृति निकालेंगे तो और भी पैरामीटर्स होते हैं। हाँ जी सर, मतलब वातज का होगा। ठीक है सर, फिर मैं उसका केस पेपर ही केस शीट भेजूंगी आपको। हाँ, तो मतलब सर इसको हम कर सकते हैं कि कोई हम कर सकते मेडिसिन? हैं, लेकिन पूरा अच्छे से केस बताइए। हाँ जी सर, वो तो केवल मैं ऐसे ठीक है। पूछे कैंसर के लिए क्या है और इनका केवल नहीं चाय सर, वो पीने मैं का है। समझती हूँ, हाँ जी वो मैं समझती हूँ, इसीलिए ये पूछ ही रही हूँ कि फिर उसका मैं पूरा केस पेपर आपको भेजूंगी सर। हाँ, और ऐसा सोचिए कि आप ठीक कर सकती हैं इनको। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है सर, फिर मैं वो भेजूंगी। नवजोत मैम, हाँ जी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये दोनों भी स्किन रिलेटेड रहते हैं। उसकी जब भी आप संप्राप्ति वगैरह का पूरा हेतु का लोगे, उसके पहले अभी के फिलहाल के जो भी सिम्टम्स है वो पूछेगा, कहीं पे त्वक वैवर्ण्य होता है क्या, उसकी वातज पित्तज रिलेटेड अवस्टम्भ है क्या, या उसकी एसिडिटी बहुत दिनों से थी और वो मैडम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। मैम अभी आ रही है? हाँ जी मैम, पहले से बेटर है। हाँ, मैं ये बोल रही थी, स्क्वामस सेल एसएससी जो होता है, बेसल सेल हाँ जी कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये बेसिकली त्वक रिलेटेड या स्किन रिलेटेड रहता है। उसके सिम्टम्स जो भी है वो वाइवर रहता है, कभी इचिंग रहता है। तो अभी आपने हिमोरेड जैसे बोला, तो ये कहीं पे भी कॉन्स्टिपेटेड या ऐसे कुछ हिस्ट्री होगी, हेतु के साथ में आप वो सारा चीज निकालिएगा। पेशेंट खुद होके नहीं बताएगा, और यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है, लेकिन हाँ मेटास्टेसिस हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप दे सकते हैं एसएससी में। क्योंकि हाँ मतलब इतना जरूर होता है कि जो भी अगर पर्टिकुलरली वो एरिया स्थान वैगुण्य बहुत ज्यादा है तो उसका भी पेन बेयर नहीं कर पाता है। तो आप जब भी हिस्ट्री लीजिएगा तो इसमें ये चीज का जरूर विचार करिएगा कि वहाँ पे अपान अवरोधात्मक है, ये कौन सी संप्राप्ति है। तो ट्रीटमेंट करते वक्त में शोधन के साथ में उसका भ्राजक पित्त और उसका त्वक के सबलाइन जो भी एरियाज है, जो भी स्क्वामस सेल्स है, उससे रिलेटेड वो फैलता है। तो अगर फैलाव नहीं है, बहुत अच्छा रिवर्सल दे पाएंगे आप। लिटरली 2 या 6 महीने के अंदर पेशेंट का लिटरली एसएससी बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाता है। ओके, ठीक है मैम, मैं पूछ के सारा उसे फिर दोबारा से डिस्कस करूंगी आप। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर मेरा एक केस है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी प्रशांत भट्ट जी बोलिए आप। हाँ सर, एक पेशेंट है, हालांकि पेशेंट मेरा नहीं है, दूसरी डॉक्टर का पेशेंट है। उनको उसको महंगापन था पहले, तो उसने उसका मतलब पेशेंट का उम्र करीबन 23-24 साल है, स्टूडेंट है। तो वो बचपन में गिर गया था, तो वो उसको आंखों में चोट आई, उससे कुछ महंगापन हो गया था। तो उसने उसकी सर्जरी करा ली। सर्जरी कराने के बाद उसको कुछ दिनों बाद उसको दिखना कम होने लगा।
तो डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो ऑप्टिकल नर्व है वो पूरी ड्राई हो रही है, वो पूरा सूख रहेगा। तो उसके लिए वो डॉक्टर, एक डॉक्टर है वो उनका इलाज कर रहे हैं, तो उनने मेरे पास भेजा कि इनका आप तर्पण करो। तो सर मैंने उसका तर्पण चालू किया और तर्पण के साथ मैंने उसको नस देना भी चालू किया। तो करीबन 8 दिन हो गए हैं। तो आज 8 दिन की नस और तर्पण से वो उसका ये कहना है कि हमें 10% मुझे आराम लग रहा है, क्योंकि मुझे जो कुछ तो भी धुंधला दिखता था दूर से वो अभी में ठीक है, वो हमारा कम हो गया पहले से। तो सर इसमें और फिर मैंने उसके पूरा अपना केस पेपर भरा है उसके लिए। तो केस पेपर बनाने के बाद जितने भी हेतु निकले हैं वो पूरे पूरे वात प्रकोप के निकले। जैसे क्रोधी है, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करता है, तनाव करता है, देर रात तक जागता है, टाइम से खाना नहीं खाता है दिन दिन भर। तो ऐसे बहुत सारे हेतु वात प्रकोप के निकले। तो मैंने उसको सब बताया कि ये सब चीजें तुम बंद करो और ऐसे अपना खाने पीने का समय फिक्स करो और सब ठीक करो और अपना दवाई लो। तो सर अब ऐसे केसों में अब डॉक्टर साहब वो जो भी दवाई दे रहे हैं मुझे नहीं पता, वो कुड़िया बना के दवाई दे रहे हैं वो। तो ऐसे केसों में सर अपन और क्या दे सकते हैं ओरल मेडिसिन? आप मतलब किसी को कुछ बताना है तो बताइए इनके केस में। समझ में आया मैंने क्या मतलब केस? मुझे समझ नहीं आया, फिर से पूछिए। एक्चुअली में एक केस था, उनकी एक लड़का था, उम्र थी करीबन 23-24 साल। वो बचपन में गिर गया, आंख में चोट आई, बताया। चोट आने के बाद उसको मतलब चोट लगने के बाद उसको जो उसका जो आई साइड है वो अलग अलग हो गई, मतलब वो प्रॉपर देख नहीं पा रहा था। वो मतलब एक आंख से कुछ और दिखता था, दूसरी आंख से कुछ और दिखता था। जो बोलते ना सर वो भेदापन हो गया, आंखें दृष्टि वो हो गया। तो उसके लिए उसने डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी कराई। तो वो सर्जरी से वो उसका जो भेंगापन तो लेकिन मतलब उसके लिए कम हो, उसका जो दूर का नहीं देख पाता था, पास का नहीं देख पाता था अच्छे से। तो उसने टेस्ट करवाए पूरे, ये बताया कि आपकी ऑप्टिकल नर्व पूरी ड्राई हो गई है, पूरी है, उसके कारण आप प्रॉपर देख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर वो भटकता रहा डॉक्टरों के पास, पर उसको कहीं आराम नहीं लगा। फिर वो गए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, उन्होंने अपनी दवाइयां चालू की, प्लस उन्होंने पेशेंट को तर्पण करने के लिए मेरे पास भेजा कि तुम जाके वहां पे कराओ। तो मैं उसको 8 दिन उसका तर्पण करता और साथ साथ में मैं नस भी दिया। तो उसको सिर्फ 8 दिन में 10% को आराम भी हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ओरल मतलब ये तो अपन अपना इसमें तो अपन नस और अपन ये तर्पण कर ही रहे हैं, इसमें ओरल मेडिकेशन और क्या प्लान कर सकते हैं? उसमें दीजिए ना बृहत्वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौंग, फिर अपना घृत दे दीजिए खाने को, जीवंत्यादि घृत दे दीजिए, ताप्यादि लौ दे दीजिए। उसके बाद में आप पंचामृत लौह को गुल दे दीजिए, अपना स्टाइल से ठीक कर दीजिए ना। वहां पे एट्रोफिक चेंजेस आए, सूख गए, अपने चक्षुष्य द्रव्य तो देना ही पड़ेगा आपको। सही बात है ना? जी सर। जनरली जो अपन लोग सब देते ही अपने आप पेशेंटों को वही सब देना है। हाँ, जो हम लोग जो देते हैं सप्तामृत लौ, वो डॉक्टर साहब ने नहीं दिया होगा, बृहत्वास्कादि कषाय नहीं दिया होगा, क्योंकि इंडिया के नहीं दिया 90% लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि बृहत्वास्कादि कषाय देना चाहिए आंखों के लिए। वही मेडिसिन चलाते हैं अपना जो आयुष दर्पण में, वो कोई भी मेडिसिन वो नहीं ले रहे हैं, ना दीपन पाचन हुआ, ना वातानुलोमन हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, फिर वो कैसे ठीक होंगे? तो ठीक है सर, अपन जी दवाई चालू कर सकते हैं अपनी। हाँ, है ना? ठीक है सर। करिए, फिर सर बताइएगा। जी सर। ठीक है। डॉक्टर आशा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? आशा जी? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती थी। वो कैंसर का जो केस आगे बताया ना मैडम ने, तो उसमें सर अपने आगे जैसे डिस्कशन हुआ था एक बार, तो उसमें अमृतधारा का भी रिजल्ट अच्छा है, तो मैडम को सजेस्ट करना था कि वो भी ले सकती हैं पेशेंट को। और आप आ गई वैष्णो देवी से? हाँ जी सर, आज ही सुबह है। तो आपका दवाई मैं भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए ना सर। कल मैं कर दूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए। अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी पाठक सर। हाँ जी, बताइए सर। सर मैंने सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं अपने इस
अच्छा जी, ठीक है, मैं देखती हूँ। मैम पढ़िए, नवजोत कौर मैम पढ़िए। हाँ जी सर, मैं देखती हूँ। तब तक आप अंजू जी कुछ बताइए, मैम पढ़ रही हैं तब तक। सर मुझे पूछना था सर, कुछ अंजना मैम से पूछना था सर मैंने। अंजना मैम आपसे प्रश्न है, पूछिए पूछिए, अंजना मैम है, पूछिए। सर मेरे एक केस है इनफर्टिलिटी का। उनको जो 10 इयर्स हो गए हैं उनको मैरिज को, उनको अभी तभी से वैसे उनको रुबेला और साइटोमेगालोवायरस पॉजिटिव आ रहा था। अभी मैंने आईजीजी टेस्ट करवाई उनके, तो उसकी जो साइटोमेगालोवायरस की जो थी रीडिंग वो 5600 आ रही है, और रुबेला भी स्टिल पॉजिटिव आ रहा है। अभी मैंने उनका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करना है, मैं पंचकर्मा से स्टार्ट करूँ पूरा सर्वश्री जो शोधन करूँ, या फिर मैं विरेचन देके कैसे, मतलब इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? अंजना मैम बताएंगे। मेरे हिसाब से तो वमन विरेचन सब करना चाहिए। जी सर, नमस्कार सभी। जी सर, इसमें पूर्ण शोधन ही करना पड़ेगा मैडम आपको। स्नेहन दीपन पाचन स्नेहन शोधन के बाद आपको डबल विवेचन करके फिर व्यवस्थित है, तब आपको बहुत अच्छे से इसका फायदा मिलेगा। जी मैं टाइम भी लगता है इसमें, कम से कम 6 मंथ का टाइम ले लीजिए प्रेगनेंसी में। 6 मंथ तक वो कंसेप्शन ना करेगा सर, कंसीव होना ही नहीं चाहिए 6 मंथ तक। और उसको अच्छे से जो है पूरा शोधन कर्म करके और फिर प्रॉपर चिकित्सा आप चलाएंगे, तब जाके पेशेंट को फायदा मिलेगा इसमें। वरना रिकरेंट चांसेस जो है वो ऑप्शन के बहुत जल्दी होते हैं, या फिर कंजेनिटल एनोमली हो सकती है। हाँ जी मैम, वैसे भी उनको 7-8 बार ऑलरेडी हो चुका है बहुत। हाँ, वो प्रेगनेंसी आती है, हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी या आएगी तो फिर वो कहना चाहिए ना कि कंजेनिटल एनोमली के साथ आएगी। रिस्क होता है ऐसे केसेस में। तो आप पहले जब हमने डायग्नोसिस बना दिया और कहते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कमी उपस्थित है अगर बॉडी में, तो उस कमी का निवारण बहुत जरूरी है। और ये वॉट्स का जो ये वायरस है, ये वायरस इरेडिकेट करने में बहुत अच्छे से आपको जो है ना, मुझे तो लगता है कि अभी आप करना है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चला के फिर 6 मंथ के बाद फिर रिपीट करना है। फिर उसके बाद आप उनको जो है वो गर्भ संस्कार, गर्भ प्राप्ति का जो संस्कार है उस पर आप चलोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। जी मैडम। अभी फिर उनका फिर मैं पंचकर्मी बिल्कुल मैम, शोधन नहीं करवाती हूँ फिर उनका। अच्छे से कन्वेंस करिए, दोनों का जरूरी है, पति पत्नी। अच्छा मैम, दोनों का संशोधन करवाना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, मेल दोनों का। जी ठीक है मैम, थैंक यू। करवाऊंगी फिर मैं। मैम हम रुबेला वायरस को कैसे लेंगे, मतलब हमारे हिसाब से, मतलब क्योंकि वायरल लोड और ये रहता है तो फिर शोधन से वो एक्चुअली मैम देखिए, 2 चीजें होती है ना, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है, जो हम इंजेक्शन वो लगवा रहे हैं, जैसे कोविड वैक्सीन की बात आई थी, ऐसी पॉलिसी रुबेला वैक्सीन की बात आ रही है। और वो जनरली, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी पेशेंट है या फिर जो लड़कियां हैं टीनेज ग्रुप की, जो 11th 12th में पढ़ती हैं, 9th 10th में पढ़ती हैं, सबको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है ना। लाइव वैक्सीन है, तो इसको कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता। या अगर पेशेंट कंसेप्शन ले ली है या कंसीव हो चुकी है तो कभी भी उसको नहीं दे सकते। लेकिन एक जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है जो कि सबके लिए जरूरी है, उसी तरह से रुबेला वैक्सीन भी अब एक तरह से जरूरी हो चुकी है सबको। देन उसके बाद जो कि वो भी एक वायरस है, तो उस वायरस को हम इरेडिकेट करेंगे बॉडी से, तो हमारा आयुर्वेद सिद्धांत यही कहता है ना कि हम इसको शोधन कर्म करेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि ये जल्दी जाते नहीं है। रुबेला वायरस है, CMV वायरस है, ये बहुत जल्दी बॉडी को छोड़ते नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमें, मैंने कहा ना 6 मंथली, और शास्त्रों में भी जहाँ बताया गया है वो बताया है कि आप ऐसे केसेस में जो है 6 महीने में करिए। तो 2 बार आप इनको पंचकर्म करिए और पति पत्नी दोनों का शोधन करिए।
क्योंकि इन्फेक्शन एक को नहीं होता, समटाइम्स ये इन्फेक्शन दोनों में ही पाया जाता है। और फिर वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक का हम शोधन करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो दूसरे से वो इन्फेक्शन फिर लाइफ में आ सकता है। और फिर उसका इफेक्ट जो होता है वो शुक्र के रूप में, या फिर वो फीटस की ग्रोथ के रूप में, या फिर नेचुरल एनामली के रूप में, IUGR के रूप में, मेंटल रिटार्डेशन के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो वैक्सीनेशन जो जैसे एक प्रोटोकॉल चल रहा है, उसको लगाने के बाद अगर हम करते हैं शोधन तो बहुत अच्छा है। और हो सकता है पेशेंट वैक्सीनेशन में गया भी हो, कुछ पेशेंट करा के आते हैं, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमें अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरा चलाना चाहिए। मैम एक बार एक्चुअली उसमें तो ड्रॉपलेट फॉर्मेट में और मतलब ऐसे ही सिम्टम्स रहते हैं ना जो बहुत इजीली ट्रांसमिटेड होते हैं। बाकी स्किन रैशेस वगैरह ये सारी चीजें रहती है, तो जेनेटिक और इसका मतलब समझा नहीं मुझे यूजुअली क्यों मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं, वो संप्राप्ति मुझे थी। रूबेला वायरस मैडम थोड़ा बुक में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो तो सिंपल एक स्नीजिंग ड्रॉप से ही आ सकता है, या जो हमारा कहते हैं ना बोलने के समय जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है उससे भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरह से, वो तो डायरेक्ट जो पड़ा है वो उसमें एयर एटमॉस्फेयर में जो है वो ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई है, और समटाइम्स वो आपके जैसे कहते हैं ना इनहेल किया आपने, ऑक्सीजन इनहेल किया, उसके साथ भी आ गए। देन वो उसके बाद जब उनको अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिला तो उन्होंने ग्रोथ किया वायरस में, फिर उनको जो जो स्पेस मिला उनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है वायरस की बॉडी में। तो ये रूबेला तो मुझे लगता है इसीलिए उसको उन्होंने जो है वैक्सीनेशन वाले प्लान में लिया है कि रूबेला वैक्सीन जो है वो जनरली आफ्टर मीनार की या किशोरी अवस्था में सारे पेशेंट को उन्होंने ऐड कर दिया है कि सबको लगा, सारे स्कूल को इंटरेस्ट को लगा। तो ये वायरस है, अगर वायरस बॉडी में रहता है तो फिर आप समझ ही सकते हो इसकी साइट जो है वो मेन साइट जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा, और कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम से लेके ओवरी फंक्शन से लेके और ओवरी टिश्यू से लेके एंडोमेट्रियम टिश्यू से लेके और फेलिकल से लेके सब पे डिस्टर्ब करता है। इसीलिए इसको जो है वैक्सीनेशन से मैंने कवर अप करने को कहा, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि ये बहुत नोटोरियस है। इसको क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि अगर हमने पेशेंट को प्रॉपरली ऐसे दे दिया, और अभी देखिए कोई भी ऐसे ड्रग रूल नहीं आया है कि हम कह दें कि नहीं इससे जो है वो CMV और रूबेला इन दोनों के लिए कोई भी ऐसे ड्रग नहीं बता पा रहे हैं आज तक भी रिसर्च करके हमारे स्पेशली एलोपैथी साइड वाले भी कि ये दवा देने से इसको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा उन लोग के लिए भी ये बहुत बड़ा वो है। अगर इसको हमें ठीक करना है तो फिर हम जो है अपना आयुर्वेद की विधि से ही जो हमारा सबसे स्वास्थ्य रक्षण के साथ जो आतुरसी विकार प्रश्न वाली थ्योरी कि हमको जनरली जो शोधन कर्म करके ही जो है गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए जो संस्कार पूरा बताए गए हैं उसको फिर ध्यान देना पड़ेगा, बीज शुद्धि पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे केसेस के लिए, वरना फिर ये जो है किसी भी डिजीज किसी भी कंजेनिटल एनोमली के रूप में बच्चा हमारे सामने आ सकता है। जिनका भी ये केस है वो अगर पंचकर्मा करके कंसीव करने के लिए बोलती है तो प्लीज वायरल लोड करा के फिर से जरूर फॉलो बताइएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू इसलिए मैंने 2 टाइम्स बताया जी। बहुत मैम चैलेंज है इस इसके ये टॉर्च केस जो होते हैं, टॉर्च केसेस इस समय बहुत नंबर ऑफ पेशेंट बहुत इंक्रीज किए हैं, और अबॉर्शन के नंबर भी इससे बढ़े हैं, रिकरेंट अबॉर्शन के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े हैं, और कंजेनिटल एनोमली जो है बहुत तेजी से जो है पेशेंट के बच्चों में या पेशेंट जो हम लोग ANC चेकअप में देख रहे हैं बहुत तेजी से मिल रही है। इस बीच में ये पिछले 10 ईयर से 15 ईयर से कहते हैं ना बहुत ज्यादा चैलेंज दे रखा है हम सभी गायनेकोलॉजिस्ट को, तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है इसके लिए। टॉर्च नील है, TFN है, बहुत मेडिसिन भी इस तरह से आ रही हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी अच्छी चली है, लेकिन मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि पहले इसका संशोधन किया जाए, देन फिर समझ सकते हैं। मैम उसके बाद 6 मंथ के बाद से दोबारा उनका संशोधन करवाना है? अगर पॉसिबिलिटी है तो शास्त्र कहता है, और एक वजह से मैडम ने बोला कि एक बार वायरल नोट फिर से करा लीजिए ना, आप पता चल जाएगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग डिस्कस करके बता देंगे आपको, है ना। ठीक है मैम जी। नमस्ते मैम। अंजना मैम, एक क्वेश्चन था इसी के बारे में।
जी कि मैम अगर जैसे हम ये वैक्सीन नहीं देना चाहते अगर अपने बच्चों को, तो फिर हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या कैसे सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही पता चलता है, या और भी किसी तरह हमको पता चल सकता है कि ये मतलब इन्फेक्शन आप है? इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं ना मैडम। इन्वेस्टिगेशन IgG/IgM जो है रूबेला का, अगर आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट कराना है तो आप अपने हर पेशेंट में करा सकते हैं। तो आपको एंटीबॉडी टाइटर होता है इसका, और इसकी अच्छी सी रिपोर्ट्स आती हैं आजकल तो सभी टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज जोस्टर, सबका जो है इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, हम लोग दोनों का एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं और उसी हिसाब से जो है वायरल लोड के सबसे करते हैं। तो आजकल तो जैसे एक होता है जब पेशेंट प्रेग्नेंट आता है या कोई उसकी हिस्ट्री होती है एबॉर्शन वगैरह की, तो जो हम एक जनरल टेस्ट सारे कराते हैं और स्पेशल टेस्ट का नंबर एक तो हमारा क्रॉस टेस्ट ही होता है। मुझे लगता है आजकल तो 50-60% 70% तक हम लोग क्रॉस टेस्ट कराना पड़ जाता है। यस मैम। हिस्ट्री यस मैम। पर इसका यानी इसका प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आएगा, है ना? यानी हाँ मैम, अगर वायरल लोड ज्यादा है और पेशेंट के पास कहते हैं ना कि लोड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंटेशन देगा ही। वो प्रेजेंटेशन इस रूप में नहीं देता है कि इसको स्नीजिंग हो रही है, इसको कोल्ड हो रहा है, इस रूप में नहीं देता है। समटाइम्स इसमें क्या होता है कि जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, समटाइम्स इसमें रेट्रोफ्लोरेसेंट हेमाटोमा बन जाता है, थोड़ा सा और आगे चलिए तो अब IUTR हो जाता है, प्रीमैच्योर रप्चर हो जाता है, वगैरह लीकिंग हो जाती है, और ये हाइड्रोएमनियोस हो जाता है ना, और समटाइम्स कंजेनिटल एनोमली भी मिलती है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। मैं बस वही जानना चाह रही थी कि ऐसे रेगुलर मेंसेस में कुछ ये नहीं मिलेगा ना, अगर कोई मेल इन्फेक्टेड भी है? नहीं ना मैम? हाँ, यस मैम, यस मैम, थैंक यू। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो 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 मैम। हेलो हाँ हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। मेरे पास एक पेशेंट था हैबिचुअल एबॉर्शन का मैम। ऐसे ही 10 इयर्स की हिस्ट्री थी और उसका 4-5 बार ऐसा हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ था। तो उसका टॉर्च टाइटर में CMV रूबेला वगैरह पॉजिटिव आया था और उसका रेशो भी बहुत ज्यादा था। तो उस टाइम पे मैंने पेशेंट का रूबेला वैक्सीन कब देना मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिया था। लेकिन टॉर्च ड्यू टॉर्च करते टॉर्च नील करके मैंने दिया था। और सुवर्णकल्प भी मैंने मैम सुवर्ण मालिनी वसंत मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट मंथ तक 9 मंथ तक चालू रखा। लेकिन पेशेंट का क्या हुआ 8 मंथ से थोड़ा सा स्वेलिंग था मैम, इसलिए मैंने उसको गोक्षुर शिरपाक भी दिया तो स्वेलिंग कम हो गया और BP वगैरह पूरा स्टेबल था, लेकिन होल बॉडी स्वेलिंग रहता था। और मैम रक्तपाचक तापेदी लोह अंगूर देने के बावजूद भी उसका HB बढ़ नहीं रहता था और प्लासेंटल सफिशिएंसी भी अच्छी थी। लेकिन पेशेंट का एक अलग सा सिम्टम मुझे इसमें दिखा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती थी। पेशेंट का 9 मंथ कंप्लीट हुआ और पेशेंट सुबह मुझे कॉल किया कि मैम मुझे दिख नहीं रहा, पूरा ब्लर विजन है और आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे मैंने उसको 7 बजे बुलाया अस्पताल में, तो देखा तो उसका BP सडन रेज हुआ था मैम, 11600 था। तो मैंने लेबेटॉल उसको दिया था 100 mg BD करके। तो उस टाइम पे मैंने 4 बजे तक मैंने उसको वेट एंड वॉच किया, तो उसका रिड्यूस ही नहीं होता था हाइपरटेंशन। तो उस टाइम पे मैंने प्लान LSCS करके उसको हायर सेंटर में सिविल अस्पताल में भेज दिया। तो उसका LS हेलो बोलिए मैम, बोलिए। हेलो बोलिए हाँ मैम। तो उसमें मैम पेशेंट का बच्चा 3.3 kg का था, LSCS हुआ, लेकिन उसका जो BP बढ़ा हुआ था उस टाइम पे
अभी तक मानो उसका अभी 1 हफ्ता हुआ पूरा होकर भी फिर भी उसका लैबेटोल चालू है, लेकिन बीपी कम नहीं हुआ है। अभी उसका बीपी मुझे 140 90 ऐसे ही दिखता है। तो इसमें मैम ये टॉर्च की वजह से हुआ उसका सडन ब्लर विजन मानो, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसका पूरा नॉर्मल हो गया, विजन आई उसको सब कुछ। लेकिन ये जो सिम्टम मुझे अलग सा दिखा, जो कि अभी तक प्री-क्लैम्प्सिया भी मैंने नहीं देखा कभी ऐसा सिम्टम कि अचानक उसकी आई की विजन जाना वगैरह कुछ। तो इसमें मैम हम ये टॉर्च ही माने, उस टॉर्च का ही ये एक सिम्टम माने, या कैसे उसका रूल आउट करे मैम? क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी थी, लेकिन अंत तक वो बहुत अच्छी थी, लेकिन सडन ये लॉस ऑफ विजन और उसके बाद में आना, तो ये क्या हम उसमें कोरिलेशन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे। जी मैम, बहुत अच्छा हेलो। आपने हाँ हाँ, हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, वो सक्सेस हो गई, ये थोड़ा सा लक था, लेकिन मुझे ये इसमें जानना है कि मैम आगे ऐसे कुछ पेशेंट आए अलग सा सिम्टम्स, तो हम वो पहले कैसे उसमें थोड़ा सा आप गाइड करें कि क्या हम उसमें प्रिकॉशन करें कि पेशेंट अभी तो उसका भी लक फैक्टर, मेरा भी लक फैक्टर मानो तो वो अच्छी हो गई, पूरा हो गया अच्छा। तो इसमें हम आगे क्या करें, ऐसे कुछ कंडीशन आई पेशेंट को, तो थोड़ा सा जैसे हम गाइडलाइन लोग चाहिए था। पढ़ते हैं ना स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि, तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है हाँ। मैडम कि आपकी पेशेंट जो है वो सडन जो है वो PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में गई हो, है ना, कुछ भी कॉज हो सकता है हाँ। उसमें, इन्फेक्शन, उसमें एक इन्फेक्शन कॉज भी होता है, क्योंकि रुबेला की आप पैथोफिजियोलॉजी हाँ। पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि वो आर्टरीज में, वेन्स में, यहाँ तक कि वो रिट्रोवेसिकुलर क्लॉट्स बनाती है, तो वो 100% हाँ। श्योर नहीं है, लेकिन जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, वेस्कुलर पैथोफिजियोलॉजी है, वो भी रुबेला और क्लॉट्स भी देखी गई है। और उससे क्या हुआ कि पेशेंट का ओके। ब्लड प्रेशर बढ़ा, हाइपरटेंशन हुआ, और वो हाइपरटेंशन से उसको हाँ। ब्लड विजन हुआ, मे बी कि उसको एक बार शूट अप हुआ होगा बीपी, काफी बीपी शूट अप हुआ होगा, जब तक आपके पास आई हो वो थोड़ा सा फिर एक नेचर होता है हाँ। कि फ्लक्चुएटिंग बीपी मिलता है। घर पर जब उसने कहा मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो रेटिनोपैथी तक में जा सकती थी, डिटैचमेंट हो जाता है, हाँ। बहुत सीवियर उसको हुआ होगा, एक बार शूट किया होगा, लेकिन सेकंड टाइम में जब वो आपके पास आई तो आपने तुरंत उसको मैनेज कर लिया, और इसी से उसको फिट्स ओके। वगैरह भी नहीं है। और जैसे आप कह रहे हो ना कि हाँ। अभी भी इतना है, तो उसको कम से कम 6 वीक लगता है, कुछ पेशेंट को तुरंत ठीक होता है, 140 90 आ रहा है, तो इसका मतलब है काफी नॉर्मल की तरफ ही जा रहा है, लेकिन प्रॉपर नॉर्मल आने में उसको अभी 1.5 महीना लगेगा। जो सूती का काल हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, उस सूती का काल भी उतना ही जो है वो कहना चाहिए क्लोज मॉनिटरिंग के लिए होता है, जितना कि हम लेबर प्रसूति काल के लिए ध्यान रखते हैं या एनसी काल पे ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो है उस पर और कंसंट्रेट रहना पड़ेगा आपको कि इसमें जनरली इस समय आप उसका टॉर्च टेस्ट करा सकते हो, वरना रूबेला की एंटीबॉडीज के लिए या फिर रूबेला का वायरल लोड देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो उसके हाइपरटेंशन के हेल्थ सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं तो लीवर एंजाइम्स वगैरह आप देख सकते हो। उसमें आप उसमें आप ये भी देख सकते हो कि पेशेंट का जो इसका KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। उससे आप आगे के लिए भी आप कॉन्शियस हो जाओगे। और ऐसे पेशेंट में ये कभी भी जैसे कहते हैं ना कि जब जहाँ भी वेस्कुलर पैथोलॉजी डेवलप होती है तो PIH इक्लेम्पसिया के कई कॉजेज होते हैं। मेंटल तो होता ही है, कभी कभी तो खाली कुछ नहीं होगा क्या प्रेगनेंसी हो रहा है, वो तो प्रेगनेंसी अपने आप में कॉज है ही है, लेकिन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इसमें जो है वो हो सकता है। ओके मैम, इसमें आयुर्वेद में हम अभी उसका बीपी लैबेटोल तो उसको चालू है, लेकिन आयुर्वेद में हम गोक्षुर शीरपाक वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि या उसका जो गोक्षुर का काम है मैम, गोक्षुर ने बहुत अच्छे से बताया गया है, शोथनाशक है, मूत्रल है, कृमिहर है, रसायन है, तो गोक्षुर को तो बहुत ज्यादा उसमें माना गया है ना, तो कृमिहर में भी काम करेगा, शोथन में भी काम करेगा, रसायन में भी काम करेगा और मूत्रल में भी काम करेगा। तो इसलिए तो मैंने ऐसे 3-4 बताए, और भी बहुत अच्छे गोक्षुर के लिए। तो गोक्षुर तो आप वैसे भी गोक्षुर पाक है, गोक्षुर क्षीर पाक सबसे बेस्ट होगा, गोक्षुर क्षीर पाक देते रहिए उसको।
ओके मैम। और एक मैम क्वेरी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आयरन सप्लीमेंट लेते हैं या हम रक्तपाचक तापेदिलो वगैरह कुछ देते हैं, तो उसमें पेशेंट को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मैम हम उसमें कैस्ट्रॉल यूज कर सकते हैं? मैंने पेशेंट को तो वीकली बस्ती दी है, लेकिन पेशेंट का अभी 20 वीक्स कंप्लीट हुआ है, तो उसका हैबिचुअल एबॉर्शन के कारण मॉडर्न का वो ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको इंसर्कुलेट किया है मैम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका दर्द भी है और कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री अभी चल रही है 2-3 दिन तक, तो उस टाइम पे हम कैस्ट्रॉइल दे सकते हैं पेशेंट को? नहीं, उसमें वहाँ पे आप द्राक्षादी कषाय है ना, या फिर आप उसके अलावा जो है जनरली जैसे हम लोग फांट बताते हैं ना, जैसे मुनक्का भिगो दीजिए, या वही द्राक्षा भी हो गया, एक तरह से खजूर का फांट दीजिए, मुनक्का दूध दीजिए, अंजीर को दूध के साथ दीजिए, इस तरह की सेफ और क्लियर दीजिए। बाकी फाइबर्स डाइट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, और एरन तेल अभी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा था, वो करना है। मधुष्टि बहुत फायदा करेगा, मधुष्टि घर दे सकते हो आप यहाँ। ओके मैम, ठीक। हाँ, मधुष्टि घर दीजिए। और रेक्टल इरिटेशन भी है पेशेंट को, तो मैंने जो फंगल वाला बस्ती चालू रखी है वही चालू रखूं, उसको वीकली 2 डे दे सकते हो अगर, हाँ दे सकते। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी हेलो सर, कंटिन्यू करूं राजेंद्र सिंह जी वाला केस? हाँ करिए करिए। हाँ जी सर, जो उन्होंने रिपोर्ट यहाँ सेंड करी है वो ये ओवुलेशन स्टडी की तो नहीं है सर, ये है बीटा HCG। हाँ, तो सर इसकी जैसे वो बता रहे हैं कि उस समय उनका मिस्ड अबॉर्शन हुआ, तो 5 दिसंबर 2018 की रिपोर्ट में उनकी ये 150 है बीटा HCG जो है, और एक 9th की रिपोर्ट है सेम ही, उसमें है 877। तो सर अब ये रिपोर्ट्स क्या डिपिक्ट करती हैं ये? अंजना मैम से पूछिए, मैम है HCG का रिपोर्ट्स है ना। हाँ जी मैम, आप बताइए। नमस्कार अंजना मैम। अंजना मैम। जी मैम, एक बार जरा बताइए मैम, HCG लेवल क्या बता रहे थे मैम? बीटा HCG की रिपोर्ट है पेशेंट की, है 2018 की रिपोर्ट है। वैसे ये पेशेंट का केस डिस्कस हो रहा था, इन्हें इनफर्टिलिटी है, 8 to 9 इयर्स हो गए हैं मैरिज को। तो 2018 में इनका एक मिस्ड अबॉर्शन हुआ था। तो हार्डली 15 डेज ही हुए थे, तो फिर वो कहती कि ब्लीडिंग हो गई थी, तो कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं हुआ, तो DNC भी नहीं हुई थी तब। अच्छा। उस समय की इनके पास ये रिपोर्ट है जिसमें HCG बीटा HCG जो 150 और 4 डेज बाद की है उसमें है 877। मतलब जो 15 डेज के जो आप कह रहे हो ना, ओवरड्यू 15 डेज हुआ था, तो वो जो ओवरड्यू 15 डेज हुआ था, तो उसमें आप कैसे बता सकते हो कि कौन से डेज की ये बीटा HCG है, या उसके अबॉर्शन के बाद की है? मैम अब ये तो या जो LMP बताएंगे। राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, शायद उनको नहीं। हाँ जी हाँ जी सर, ये जेड़ा इन्होंने 2018 ਦਾ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LMP ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਜਰਾ, ਗੱਲ ਕਰਵਾਇਓ। हाँ करवाना, वो पूछते हैं। हेलो, हाँ जी हरप्रीत कौर जी। हाँ जी। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ट्वेंटी 25 ਨੂੰ मैम। 25 ਕਿਹੜਾ ਮੰਥ? ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ। ਉਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਏ ਸੀ लास्ट, है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है। तो मैम इनके बताने के अकॉर्डिंग तो 3 नवंबर को अगर इनकी LMP है, तो ये रिपोर्ट तो है मैम 5 दिसंबर की। हाँ जी। तो ओवरड्यू रहा है ना इनको?
उस समय नवंबर के बाद अब दिसंबर ही तो आएगा, तो ओवरड्यू था उस समय। इसका मतलब है कि शी इज प्रेग्नेंट ना, शी वाज प्रेग्नेंट। ठीक है, पर मैम बहुत लाइक 3 नवंबर से 3 दिसंबर के बाद ही ये बता रहे हैं कि 26 डेज का साइकिल होता है, चलो वो हम मान लेते हैं। हाँ, इसीलिए मिस्ड हुआ ना मैम, इनसफिशिएंसी रही ना, इनसफिशिएंसी रही, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं रहा। हो सकता है जो ट्रोफोब्लास्ट है जहाँ से कोरियंस जो बनते हैं, है ना, वो प्रॉपरली जो है एम्बेडेड नहीं हुए, या कहते हैं ना कि इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, और जो कंसंट्रेशन एससीजी की आनी चाहिए या जो सपोर्ट हार्मोन्स का मिलना चाहिए वो कहीं इनसफिशिएंट रहा होगा, इसलिए भी हो सकता है ऐसा जी। तो कॉज ढूंढना पड़ेगा कि इसका कॉज क्या है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना, सारे वायरल मार्कर करा दी। तो मैम अब इनको क्या टेस्ट करवाने चाहिए? चलो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये तो पिछली रिपोर्ट्स थी है ना, वो हाँ, ओवुलेशन सबसे पहले तो सारे वायरल मार्कर कराइए, VDRL, HIV, HbSAg, HCV, है ना। इसके अलावा HbA1c शुगर के लिए, ब्लड ग्रुप इनका क्या है, नेगेटिव अगर है कि पॉजिटिव है, ABO-RH फैक्टर, है ना। उसके बाद CBC में सारा आ जाएगा, प्लेटलेट काउंट वगैरह भी हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है ऐसे केस में। देन अगर लगता है तो इसका टॉर्च प्रोफाइल भी कराइए। मैम ये जो अभी की इन्होंने CBC की तो अभी की है शेयर, अभी रिसेंट, उसमें इनका प्लेटलेट काउंट थोड़ा लोअर साइड पे है। कितना है मैम? वो मैं अभी दोबारा देख के बताती हूँ मैम, पढ़ी तो थी मैंने, 1 मिनट। पेशेंट को थोड़ा सा कोई ऐसे एग्जामिन करना चाहिए ऐसे पेशेंट को। PVV एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है, फार्माकोजेनिक एग्जामिनेशन। और इसके अलावा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से वो बहुत जरूरी होते हैं। CBC बताइए मैडम। हाँ जी मैम, 1 मिनट। मैम 1 मिनट, रिपोर्ट ना वो थोड़ी बैक पे चली गई। एक मिनट मैम, मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा देखने में। मैम चलो वो मैं ना नोट डाउन करके रखती हूँ, फिर बताऊंगी बात में। ठीक है मैम, ठीक नहीं हरेडली थोड़ा नहीं वो असेस हो। हाँ, कभी कभी हो जाता है, हैंग अप हो जाता है। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, सभी को डिनर करना है, फिर हम कल सुबह मिलेंगे। हाँ जी, कल डिस्कस करेंगे ये वाला केस। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।